चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने एनबीएफसी स्टार्ट किया था और उस एनबीएफसी में जो बातें आपके साथ डिस्कस हो गई थी वो ये थी कि कोई भी एनबीएफसी एक कंपनी होती है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में 1956 या 2013 के अंतर्गत किया गया होता है और वो कंपनी एंगेज होती है लोन्स एंड एडवांसेस में, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड सिक्योरिटीज में, लीजिंग में, हायर परचेज में और चिट बिजनेस में। लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है कंपनीज जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज और सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंगेज्ड होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेफिनेशन में एनबीएफसी के लिए एक वर्ड यूज किया गया कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। उसके लिए बताया गया कि फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर किसी बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी है तो उसके मुताबिक उस कंपनी की टोटल असेट्स का 50% फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए और उसकी टोटल ग्रॉस इनकम का 50% भी इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स से ही कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तो कोई भी कंपनी को एनबीएफसी की तरह आरबीआई से रजिस्ट्रेशन मिल सकता है या वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकती है। कोई बिजनेस अगर फिर वही बात एग्रीकल्चर वगैरह का होगा तो इसमें वो शामिल नहीं होगा। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी बाकी कोई बिजनेस करती है लेकिन बहुत लो लेवल पर अगर वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज करती है तो उसे हम एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। एनबीएफसी के लिए 50-50 टेस्ट का एक फॉर्मूला बताया जाता है कि उसकी फाइनेंशियल असेट 50% होनी चाहिए और इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स भी 50% ग्रॉस इनकम की होनी चाहिए। बैंक और एनबीएफसी में यही फर्क है कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता जबकि बैंक करता है। एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में एक पार्ट नहीं होता जबकि बैंक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है। एनबीएफसी चेक इशू नहीं करता लेकिन बैंक में चेक इशू किए जाते हैं। और दूसरा, जो डिपॉजिट में इंश्योरेंस फैसिलिटीज होती है वो एनबीएफसी में नहीं होती। डीआईसी जीसी की गारंटी अवेलेबल नहीं है जबकि बैंक में डीआईसी जीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसकी गारंटी शामिल होती है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन सी कंपनीज एनबीएफसी के रूप में ऐसी हैं जो कि आरबीआई से रेगुलेट नहीं होती यानी जिनका रजिस्ट्रेशन आरबीआई के अंतर्गत नहीं होता। उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जो नेशनल हाउसिंग बैंक से रेगुलेट होती है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी थी जो सेबी से रेगुलेट होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस वो भी सेबी से होते हैं। कंपनीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग, ये भी सेबी से होते हैं। वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज ये भी सेबी से गवर्नड होती हैं। निधि कंपनीज ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलेट होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी ये एडा से होती हैं और चिट फंड कंपनीज ये स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी पॉलिसीज के अंतर्गत रेगुलेट होती हैं। इन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन आरबीआई से होना जरूरी नहीं है, दीज आर एग्जेम्प्टेड। लेकिन इसके लिए एक बात और कही गई है आरबीआई के एक्ट में कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसकी असेट साइज 100 करोड़ से कम हो और ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका भले ही असेट साइज 100 करोड़ से ऊपर हो लेकिन वो अगर पब्लिक फंड्स को एक्सेस नहीं कर रही हैं तो उनको भी आरबीआई के रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन मिली हुई है। कौन सी एनबीएफसी ऐसी हैं जो आरबीआई से जिनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? उसके लिए बताया गया था असेट फाइनेंसिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस फिजिकल असेट्स को जो प्रोडक्टिव या इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज होती हैं सच एज ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर्स, लेथ मशीन्स, जनरेटर सेट या अर्थ मूविंग मशीन या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इन सारी असेट्स को अगर वो फाइनेंस करती हैं और उनका 60%, कम से कम 60% से ज्यादा का हिस्सा
इस बिजनेस में लगा होता है तो उनको असेट फाइनेंस कंपनी कहा जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन आरबीआई से होना जरूरी है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो लोगों के बिजनेसेस में एक्विजिशन करने में या सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, उसका आरबीआई से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। लोन कंपनी जो कि अन्य चीजों के लिए लोन प्रोवाइड करती है लोगों को, पहले वाली जो असेट फाइनेंस थी वो असेट के लिए करती थी, ये लोन कंपनी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना पैसा लगाती है, कम से कम 75% उसका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा होना चाहिए और उसका नेट ओन्ड फंड 300 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए, तो ये उसमें शामिल की जाती हैं। इसके अलावा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इसमें 90% टोटल इन्वेस्टमेंट उस कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स में होना चाहिए, डेट में होना चाहिए, अपनी जैसी ग्रुप कंपनीज में, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये थ्योरी की चीजें हैं, इसमें सब में अलग अलग दिया गया है, तो ये आरबीआई से इन सब का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मॉर्गेज गारंटी कंपनी एमजीसी, ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसका 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मॉर्गेज गारंटी बिजनेस और एटलीस्ट 90% ऑफ द ग्रॉस इनकम इज फ्रॉम मॉर्गेज गारंटी बिजनेस एंड नेट ओन्ड फंड इज 100 करोड़। ये मॉर्गेज गारंटी कंपनी है, आपको थ्योरी के लिए भले ही इनको एक बार पढ़ना पड़े। इसके बाद एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रेगुलेशन है, आरबीआई के अमेंडमेंट एक्ट 1997 सेक्शन 45 में ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 से इनकॉर्पोरेट की गई हो, उसके लिए आरबीआई का अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो दो बातें होनी जरूरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हुआ हो सेक्शन 3 के मुताबिक, और उसकी कैपिटल फंड, नॉट कैपिटल फंड, नेट ओन्ड फंड 200 लाख यानी 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ओन फंड क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पेड अप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कंप्लीटली कन्वर्टेबल हो इनटू इक्विटी शेयर्स, फ्री रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम का बैलेंस और कैपिटल रिजर्व जो असेट को सेल करके आपको मिला हो उसका टोटल। लेकिन याद रहे कि इसमें से हम लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनटेंजिबल असेट्स। इनको लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसे हम ओन्ड फंड कहते हैं। और याद रहे कि ओन्ड फंड में असेट्स के रीवैल्यूएशन पर होने वाला प्रॉफिट शामिल नहीं होता। अब नेट ओन्ड फंड क्या है कि जो आपने ओन्ड फंड निकाला है उसमें से आपने अगर कोई अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या डिबेंचर्स या बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या आपने सेम ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें 10% ओन्ड फंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, उसे लेस करने के बाद जो बचता है उसे नेट ओन्ड फंड कहते हैं। एक और बात कही गई थी, इस आरबीआई एक्ट के मुताबिक हर एनबीएफसी को अपने प्रॉफिट का कम से कम 20% एवरी ईयर रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद लिक्विड असेट की रिक्वायरमेंट की जहां तक बात थी कि हर कंपनी को अपने पब्लिक डिपॉजिट्स का, याद कीजिए सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर हमने बताया था, यानी 2 क्वार्टर पहले के अंतिम तारीख को जितना उसके पास पब्लिक डिपॉजिट होगा उसका 15% उसे इन्वेस्ट करना होगा, जिसमें से मिनिमम 10% अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में होगा और मैक्सिमम 5%। अब देखिए मिनिमम 10% और मैक्सिमम 5% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट जो किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 10% इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड मैक्सिमम 5%। अब जैसे वो 10 की बजाय 11 हो जाएगा तो यहां 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो यहां 3 हो जाएगा, ठीक है। और द लिक्विड असेट्स मेंटेन्ड एज डिस्कस्ड, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ डिपॉजिटर्स। ये डिपॉजिटर्स के क्लेम्स को पेमेंट करने के लिए इन लिक्विड असेट का इस्तेमाल करना होगा। हाउएवर डिपॉजिट बीइंग अनसिक्योर्ड इन नेचर, डिपॉजिटर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट क्लेम ऑन लिक्विड असेट। लेकिन वो जो क्लेम होंगे वो अनसिक्योर्ड की तरह होंगे,
वो इस लिक्विड असेट पर क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इन लिक्विड असेट्स को बेच करके डिपॉजिटर्स के क्लेम का ही हम पेमेंट करेंगे। तो ये बात थी कल तक। अब आगे के लिए हम शुरू कर रहे हैं कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की एनबीएफसी हैं। पहली टाइप की एनबीएफसी को कहा जाता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। इसको शॉर्ट में एनबीएफसी डी कहा जाता है। एनबीएफसी डी, डी फॉर डिपॉजिट टेकिंग। दूसरी के लिए कहा जाता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यानी एनबीएफसी डैश एनडी। इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक लेस देन 500 करोड़ की जिनकी टोटल असेट्स हों, टोटल असेट्स जिनकी 500 करोड़ से कम हों। और तीसरी कैटेगरी बन गई यही वाली नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। इंपॉर्टेंट यहां आई आएगा, एनबीएफसी यानी इसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिए एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, यानी एनडी डैश लगा करके फिर डैश लगा करके एसआई, यानी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एसआई, और जिनकी असेट्स होंगी 500 करोड़ एंड अबव। यानी एनबीएफसी की 3 कैटेगरीज हो गई। पहली डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यानी कि एनबीएफसी डी, यानी वो जो कि डिपॉजिट्स लेती हैं। और उसके बाद 2 एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, यानी कि एनबीएफसी एनडी, जिनकी कैपिटल लेस देन 500 करोड़ हो, वो दूसरी कैटेगरी में। और नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी यानी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, तो एनबीएफसी एनडी एसआई, जिनकी कैपिटल 500 करोड़ या उससे अधिक हो। अब इनके प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स क्या हैं, क्योंकि ये आपको जरूरी बताना था क्लासिफिकेशन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स में अलग अलग यहां नॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला है नॉर्म्स जो आपको पढ़ने हैं, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो लिखवाए जा रहे हैं। नॉर्म्स रिलेटिंग टू इनकम रिकॉग्निशन, asset classification, and provisioning norms, ये तीनों पर लागू होंगे। यानी एनबीएफसी डी पर भी, एनबीएफसी एनडी पर भी, और एनबीएफसी एनडी एसआई पर, ये तीनों पर हमें करने हैं। यानी इनकम रिकॉग्निशन कैसे करना है, असेट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, और प्रोविजनिंग कैसे करेंगे, ये पहला वाला। ये इसके बाद के जो बी और सी हैं, ये सिर्फ सेकंड और थर्ड पर अप्लाई होंगे। यानी एनबीएफसी एनडी पर और एनबीएफसी एनडी एसआई पर लागू होंगे ये बी और सी। पहला तो है वही CRAR रेशियो, यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, CRAR जो आपने बैंकिंग कंपनी में पढ़ा था। और तीसरा है क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स। लेकिन ये दोनों जो बी और सी मैंने आपको लिखवाए हैं, ये किस पर अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा एनबीएफसी एनडी एसआई और एनबीएफसी एनडी पर।
यानी जो पहली है एनबीएफसी डी, उस पर ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे। यानी कोई भी कंपनी जिसका आपको CRAR निकालना हो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, या क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स पता करनी हो, तो वो आपकी एनबीएफसी एनडी हो सकती है या एनबीएफसी एनडी एसआई हो सकती है, एनबीएफसी डी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है प्रूडेंशियल नॉर्म्स में 2 सेट्स हैं, और ये आपको अपनी स्टडी में पेज नंबर 9.15 पर और 9.16 पर दिए गए हैं। ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका प्रैक्टिकल तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी खाली बैठे हो तो एक बार लेटे लेटे थोड़ा सा आराम करते वक्त पढ़ लीजिएगा, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपकी स्टडी में से ही पढ़ के आपको समझा रहा हूं। पहली है ब्रेकअप वैल्यू। आप चाहें तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते रहेंगे, तो उससे आपको लगेगा कि 2-2 लाइन की हैं। ब्रेकअप वैल्यू क्या है? इट मींस द इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व। ब्रेकअप वैल्यू का मतलब है इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स as reduced by intangible assets and revaluation reserve। यानी इक्विटी कैपिटल जितनी है हमारी, उसमें सारे रिजर्व्स ऐड कर दीजिए और उसमें से लेस कर दीजिए इनटेंजिबल असेट और रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्योंकि आपने सारे रिजर्व्स ऐड किए हैं, तो अब रीवैल्यूएशन घटा दीजिए। इसमें से जो बचेगा उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जब आप डिवाइड करेंगे इन्वेस्टी कंपनी के, तो जो निकल के आएगा उसे ब्रेकअप वैल्यू कहा जाएगा। यानी इट मींस द इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स एज रिड्यूस्ड बाय इंटेंजिबल असेट्स एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी। तो उसे क्या बोलेंगे हम? ब्रेकअप वैल्यू। कैरिंग कॉस्ट क्या है? आप जानते हैं कि जितनी भी असेट्स की बुक वैल्यू है और उसमें इंटरेस्ट जितना एक्रूड हो चुका है बट नॉट रिसीव्ड, इन दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट आएगी उसे कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। अभी तक आपके पास बाकी कंपनी हुआ करती थी, तो वहां पर तो असेट्स की कैरिंग कॉस्ट कौन सी होती थी? डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वाली। अब ये फाइनेंस कंपनियां हैं, इनकी असेट्स ज्यादातर क्या है? वही फाइनेंस असेट्स हैं। मिनिमम 50% होनी चाहिए, मैक्सिमम तो 90-95% भी होती हैं। आमतौर पर ऐसी कंपनियां किराए के बिल्डिंग्स में चलाई जाती हैं, बस खाली फर्नीचर वगैरह होता है, स्टेशनरी का स्टॉक होता है। तो कैरिंग कॉस्ट इसकी क्या हो गई कि असेट्स की बुक वैल्यू और जितना इंटरेस्ट अब तक एक्रूड हो गया है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, उन दोनों का टोटल। अब तीसरा वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ अर्निंग वैल्यू। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर ध्यान से समझिएगा। अर्निंग वैल्यू क्या है? अर्निंग वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। पहले समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं, बाकी आपकी स्टडी में है सब कुछ। वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर कंप्यूटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज रिड्यूस्ड बाय द प्रेफरेंस डिविडेंड and adjusted for extraordinary and wrong and non-recurring item for the immediately preceding 3 years and further divided by the number of equity share of the investee company and capitalized at the following rate। अब जरा इसको ध्यान से सुनिए, पूरा पैराग्राफ सुनेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या कहानी है। आपको करना क्या है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देना है 3 साल के प्रॉफिट में से, और 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेने से पहले उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नॉन रेकरिंग आइटम्स एडजस्ट कर लेने हैं। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैंने आपको बताए थे जब हम लोग ग्रुप 1 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे या AS5 कर रहे थे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करने के बाद उनका एवरेज ले लीजिए। एवरेज लेने के बाद जो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसे इन्वेस्टी कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर आ गई।
अर्निंग पर शेयर आ गई, लेकिन आपका यहां पर मीनिंग है अर्निंग वैल्यू। तो इस अर्निंग पर शेयर को आप कैपिटलाइज करेंगे, यानी डिवाइडेड बाय ए पर्टिकुलर परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। वो परसेंटेज क्या है? प्रीडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 8%, प्रीडोमिनेंटली ट्रेडिंग कंपनी के लिए 10%, एंड इन केस ऑफ अदर कंपनी इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए 12%। यानी अर्निंग वैल्यू क्या है? 8% तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए 10% और एनबीएफसी के लिए 12%। यानी क्या हुआ? एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट कब? जब उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो चुका हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एडजस्ट हो चुके हो, उसका एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के बाद उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो निकल के आया वो ईपीएस हो गया, उसको कैपिटलाइज कीजिए 8% से। कब? ये अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, 10% से अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है, और 12% से जो कि अदर कंपनीज बची उनके लिए और एनबीएफसी के लिए। ठीक है। और अगर कोई इन्वेस्टी कंपनी लॉस में जा रही है तो उसकी अर्निंग वैल्यू 0 ली जाती है, क्योंकि अर्निंग वैल्यू तो प्रॉफिट से होगी ना। अर्निंग, जब आपकी अर्निंग वैल्यू ही, जब आपका लॉस ही है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो अर्निंग वैल्यू कहां से आ जाएगी? तो वहां पर अर्निंग वैल्यू 0 है। नोट के तौर पर लिखा हुआ है that if an investee company is a loss making company, the earning value will be taken as 0. अब अगला है फेयर वैल्यू। इट मींस द अर्निंग वैल्यू एंड द ब्रेकअप वैल्यू का एवरेज। ब्रेकअप वैल्यू क्या थी? इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स, जिसमें से आपने इंटेंजिबल असेट्स और रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेस किया, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, वो तो आ गई ब्रेकअप वैल्यू। और अभी आपने निकाली थी अर्निंग वैल्यू, अर्निंग पर शेयर को आपने उसे किया क्या, आपने उसे कैपिटलाइज किया। दोनों का एवरेज को कहा करेंगे हम फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू बराबर ब्रेकअप वैल्यू प्लस अर्निंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब आया नेट बुक वैल्यू। ये यहां की डेफिनेशंस हैं एनबीएफसी के लिए, तो इसीलिए यहां पर इसको आपको साथ डिस्कस किया जा रहा है। नेट बुक वैल्यू मींस क्या है? इन द केस ऑफ हायर परचेज असेट, जो हायर परचेज सिस्टम पर आपने असेट लोगों को बेची हुई हैं, द एग्रीगेट ऑफ ओवर ड्यू, जो रकम हमें मिलने वाली है उन लोगों से, यानी कि हायर परचेजर्स से, उसका एग्रीगेट, एंड फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स रिसीवेबल, जितनी इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल हैं, एज रिड्यूस्ड बाय द बैलेंस ऑफ अनमेच्योर्ड फाइनेंस चार्जेस एंड फर्दर रिड्यूस्ड बाय द प्रोविजंस मेड एज पर पैराग्राफ 921 ऑफ दिस डायरेक्शन। आगे चल करके आपको प्रोविजन बताए जाएंगे। यानी हायर परचेज असेट की नेट बुक वैल्यू क्या होगी कि जितना हमें आगे चल करके फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट मिलने वाली हैं उनका टोटल, लेकिन उसमें से फाइनेंस चार्जेस लेस हो गए, यानी जितना इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है वो लेस कर दिया, और उसके बाद जो प्रोविजन बनाया जाएगा असेट्स का वो भी लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द नेट बुक वैल्यू। और इन केस ऑफ लीज्ड असेट, aggregate of capital portion of overdue lease rentals accounted as receivable and depreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account. AS 19 में आपने लीज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया होगा कि हमारा लीज का बैलेंस, लीज का रेंटल कुछ होता है और हम पीएनएल में कितना ट्रांसफर करते हैं, बाकी बचा हुआ हम लीज एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। तो उसका जो कैपिटल पोर्शन है ओवरड्यू लीज रेंटल का, जिसको आप रिसीवेबल की तरह अकाउंट कर रहे हैं, उसका टोटल, एंड डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू ऑफ लीज असेट, और लीज असेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू का टोटल, इसमें एडजस्ट किया जाएगा लीज एडजस्टमेंट अकाउंट। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कौन सी है? आपको बताया गया था पहले, वापस आ गया वो,
non-banking finance company which deploys at least 75% of the total assets into infrastructure loans. वो कंपनी जिन्होंने अपने टोटल असेट्स का 75% कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन दिया हुआ है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हम कहेंगे. इसके बाद सबऑर्डिनेटेड डेट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये जो छोटी चीजें दी गई हैं इनको आपको एक बार पढ़ लेना है. 2-2, 4-4 लाइन है, बस 3 ही है, 6-7 लाइन से, बस इनको आपको एक बार यहां पढ़ना है. इसके बाद आता है इनकम रिकॉग्निशन, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजनिंग करना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ असेट करना, ये तीनों के लिए जरूरी है. तो सबसे पहले इनकम का रिकॉग्निशन आप याद कीजिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैंकिंग कंपनी में, वही चीज यहां पर है, बस खाली मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं. द इनकम रिकॉग्निशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या कंपनीज is based on recognized accounting principles. क्या क्या है? Income including interest or discount or any other charges on NPA, non-performing asset, shall be recognized only when it is actually realized. जब ये एक्चुअल में रियलाइज होंगी तभी इसकी इनकम को जो इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो रही है या डिस्काउंट के रूप में प्राप्त हो रही है, आप इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्रूअल बेसिस पर नहीं करेंगे. एनी सच इनकम रिकॉग्नाइज बिफोर द असेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग एंड रिमेनिंग अनरियलाइज शेल बी रिवर्स्ड. कोई भी इनकम जो रिकॉग्नाइज की गई है इस असेट के एनपीए और अनरियलाइज्ड जब से रिमेनिंग है तो उसे रिवर्स कर दिया जाएगा. ये तभी आपकी इनकम मानी जाएगी जबकि वो आपको प्राप्त हुई हो. Third, in respect of hire purchase asset, where installments are overdue for more than 12 months, वो हायर परचेज पर बेची गई एसेट जिनकी इंस्टॉलमेंट 12 महीनों से अधिक के लिए ड्यू हैं, इनकम शेल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन हायर चार्जेस आर एक्चुअली रिसीव्ड. जब हायर चार्जेस आपको एक्चुअल रिसीव होंगे तभी आप उसे अपनी इनकम मानेंगे. Any such income taken to the credit of profit and loss account before the asset becoming non-performing and remaining unrealized shall be reversed. चौथा और आखिरी पॉइंट आपसे कहा गया इन रेस्पेक्ट ऑफ लीज असेट, हायर परचेज वाली असेट हो गई, अब लीज असेट, वेयर लीज रेंटल्स आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 12 months. अब बात अच्छी हो गई, दोनों में ही 12-12 महीने हैं तो इसलिए अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है. The income shall be recognized only when lease rentals are actually received. तीनों में एक जैसी पॉइंट है. The net lease rental taken to the credit of P&L account before the asset become non-performing and remaining unrealized shall be reversed. तो ये था इनकम रिकॉग्निशन का पार्ट जो कि तीनों तरह की एनबीएफसी पर लागू होगा. अब आइए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. ये 14वां पॉइंट है आपके इस चैप्टर का और अब तक हम लोग 18 पेज इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं. टोटल बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है तो आने वाले एक लेक्चर और लगेगा जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड शेल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन कैश बेसिस. किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का इनकम जो कि उसे डिविडेंड शेयर्स पर प्राप्त होने से या कॉर्पोरेट बॉडीज के शेयर से हो रही है या म्यूचुअल फंड की यूनिट से हो रही है, ये कैश बेसिस पर लिया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट द इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज शेल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस व्हेन सच डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉर्पोरेट बॉडी एंड इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग एंड द एप्लीकेबल एनबीएफसीज राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड. आपसे कहा गया कि इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड शेल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन कैश बेसिस. साथ में लिखा गया प्रोवाइडेड दैट द इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज शेल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस व्हेन सच डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉर्पोरेट बॉडी एंड ए राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड. उस एनबीएफसी का राइट जब एस्टैब्लिश हो गया हो तो फिर उसको हम एक्रूअल बेसिस पर भी ले लेंगे, प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, अदरवाइज कैश बेसिस पर.
Income from bonds and debentures of corporate bodies and from government securities bonds shall be taken into account on accrual basis, provided, फिर वही कहानी आगे, that the interest rate on these instrument is predetermined and interest is serviced regularly and is not in arrears. तीसरा, इनकम ऑन सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज. देखिए 3 तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है एनबीएफसी. शेयर्स में, जो पहले पॉइंट में बताया गया, बॉन्ड और डिवेंचर्स में दूसरे पॉइंट में बताया गया, और तीसरे पॉइंट में सिक्योरिटीज. तो इनकम ऑन सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ विच हैव बीन guaranteed by central government or any state government shall be taken into account on accrual basis. तो ये था इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, किस किस बेसिस पर आपको इसे शो करना है. अब आगे का मैं कल के लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, मेरे नोट्स अभी तैयार नहीं थे इस चैप्टर के, तो इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है. तो कल मैं इनको एसेट क्लासिफिकेशन और नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिस्कस करके और प्रोविजन कैसे कैसे बनना है, कल ही हम कंप्लीट करेंगे. दैट्स ऑल.